नेम इज अमृत और मैं करेंटली आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा हूँ। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का पीछे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अराउंड 23 क्वेश्चन है शायद। हाँ, 23 क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले मैं 10 मिनट्स में जल्दी से इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान में आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, उसका रिवीजन कराऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह, उन सब का जो छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्केलर प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है वी। दोनों को हमने, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है, और दोनों पे हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो इसका जो सबसे पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है उसे हम, वो आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा। सपोज ये ए वेक्टर है आपका और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है? तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा। अगेन, दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होता है? अगर दोनों के टेल को टच कर दी तो उन दोनों के जो एंगल जो के बीच जो एंगल होगा उसे थीटा कहते हैं। तो जो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है उससे वो थीटा है। तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, बस यही है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट। इसमें अब देखो क्या होता है कि हमारे तीन तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई, जे एंड के। ठीक है, ऐसे इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये तीनों क्या होता है? इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है। यूनिट वेक्टर से मतलब ही समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड वन होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो जब भी अगर दो अलग अलग का करेंगे, लाइक आई डॉट जे करेंगे, तो आई देखो क्या होता है? आई एक्सिस के अलोंग ये, इसका यूनिट वेक्टर क्या है? वन। वन मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर। और जे, जे होता है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, ये हो गया जे। दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। तो मतलब आई डॉट जे करोगे तो जीरो आएगा। सेम आई डॉट के करोगे, दोनों के बीच में के क्या होगा? ये प्लेन से बाहर आएगा, लाइक कुछ ऐसा आएगा के। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर भी दोनों के बीच में एंगल देखोगे तो 90 आएगा। तो जब भी तुम दो अलग के करोगे, या तो आई डॉट के कर रहे हो, या आई डॉट जे कर रहे हो, या जे डॉट के कर रहे हो, ठीक है, जब भी ये तीनों होगा, आई डॉट जे, आई डॉट के या जे डॉट के, तब जीरो होगा। और अगर तुम सेम में ही कर रहे हो, लाइक आई डॉट आई कर रहे हो आप, जे डॉट जे कर रहे हो या के डॉट के कर रहे हो, तो क्या होगा? देखो, जैसे कि ये आई, सिर्फ हम लोग इसे देख रहे हैं, ये आई है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और सेम हम लोग फिर से आई के साथ ही कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। और कॉस जीरो क्या होता है? वन। कॉस जीरो ये वन हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। और दोनों का मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो क्या हो गया? ये भी वन मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई वन। तो जब भी दो दो सेम यूनिट वेक्टर का हम जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा वन के बराबर आता है। ये सेम होगा तुम्हारा जे डॉट जे, और के डॉट के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू था। बस इतना ही यूज होगा इस चैप्टर में, बाकी वेक्टर्स में तुमने पढ़ा होगा। हाँ, अब देखो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये क्या कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर तुम चाहे कोई भी नेचर का फोर्स लगा रहे हो, या तो कंजर्वेटिव, सबसे पहले तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव सिंपल, देखो सिंपल, सिंपल इसका याद रखने समझने का तरीका, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होता है जो कि पाथ पे डिपेंडेंट हो रहा हो, पाथ डिपेंडेंट, सुनो सॉरी, पाथ इंडिपेंडेंट हो रहा हो। कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम्हारे वो होते हैं जो पाथ के इंडिपेंडेंट है, लाइक वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, या तो तुम इस तरह से लेके जा रहे हो, या तो तुम इस तरह से लेके जा रहे हो, या तो तुम इस तरह से लेके जा रहे हो, वो वो डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा कौन सा पाथ है। वो बस देखता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कौन सा था।
तो वही तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिंपल इसका उल्टा, वो पाथ पे डिपेंडेंट होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दोनों सम, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। ठीक है, बस काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, सबसे पहले तो वर्क की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दो अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये होता है हमारा वर्क। इसमें अगर आप देखो, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि एफ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो वर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एफ एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल, यहाँ पर एक फोर्स है तुम्हारा कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है इसे, तो और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स इसके ग्राउंड के अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अलोंग इस तरह से हो रही है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो वर्क डन कितना हुआ इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी तुमने पहले ही पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी देखो, सबसे पहले तो एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सिंपली तुम्हारा होता है हाफ एम, कोई भी बॉडी का तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसका होता है जो बॉडी का मास हो और जो बॉडी वी जो वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हो उसका स्क्वायर। अगर कोई बॉडी है जिसका मास है एम और अगर वो वी से ट्रैवल कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, एक एक टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है कि तुम अगर ऐसे को ऑब्जेक्ट है और उस पे कुछ फोर्स लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वो फोर्स मतलब ऐसा कांस्टेंट नहीं रह रहा। वो फोर्स यहाँ पर मान लो अराउंड 1 न्यूटन है, तो यहाँ पर कुछ 2 न्यूटन है, यहाँ पर 3 न्यूटन है, यहाँ पर फिर अराउंड 1.5 न्यूटन हो गया। ऐसा नहीं, वो वेरी कर रहा है, मतलब जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा है वो फोर्स वेरी कर रहा है। तो उस केस में अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पढ़ रहे हैं तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, ये दोनों वेक्टर है, एफ वेक्टर एस डॉट वेक्टर। ठीक है, एफ डॉट एस होता है। अब अगर हमें अब वर्क डन निकालना, अगर फोर्स वेराई कर रहा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि देखो फोर्स कितना है वेराई कर रहा होगा, लेकिन अगर बिल्कुल तुमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एलिमेंटल, जब हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हो तो जब भी हम लोग लाइक अगर किसी का एरिया भी निकाल रहे हो, अगर वो वेराई कर रहा हो उसका एरिया, सॉरी अगर किसी का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वहां पर अगर डेंसिटी उसकी वेराई कर रही हो तो फिर भी हम लोग ऐसा बिल्कुल छोटा सा एरिया, छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं जहां पर हम मानते हैं कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे, यहाँ पर हम लोग इस एलिमेंट को बोल देंगे कि यहाँ पर टी एफ, सॉरी एफ फोर्स लग रही थी इस एलिमेंट पे, और इस एलिमेंट का लेंथ जो है वो इतना छोटा था कि हम उसे डीएक्स बोल रहे हैं। और मान लिया कि ये फोर्स जो हो रहा है वो तुम्हारा एक्स के डिपेंडेंट है, मतलब ये फोर्स तुम्हारा एक एक्स का वेरिएबल है। तो वर्क डन क्या हो जाता है, यहाँ पर एक लिखा है डी डब्ल्यू, मतलब ये हम लोग छोटा सा पाथ देख रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क डन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होगा दिस। और यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो इंटीग्रेट कर देंगे और जहां से जहां हमें, अब जरूरी नहीं कि फाइनल से एंड तक ही चाहिए, हम अगर यहाँ से यहाँ तक चाहिए हो या यहाँ से यहाँ तक चाहिए हो, अगर ये मान लो x1 है और ये x2 है, तो x1 से x2 हम लिमिट लगा सकते हैं, x इनिशियल से x फाइनल या x1 टू x2।
और हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं कि इस सिर्फ इतना पोर्शन में कितना वर्क डन हुआ होगा। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैंने पहले बताया थी कि एक मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हमें मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसे सिंपली अगर ग्रेविटेशन के टर्म में देखे तो वो mgh हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमें फोर्स के टर्म में देखना है तो फोर्स के टर्म में क्या होता है कि अगर हमें फोर्स चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, तो वो हो जाता है तुम्हारा डी पी बाई डी टी डी एच, हाँ डी एक्स। ठीक है, यहाँ से कह सकते हो कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। लाइक अगर तुम्हारा एक बॉडी है, ठीक है, ये अगर कुछ एच हाइट पर है ग्राउंड से, तो इस पे ग्रेविटी पहली बात तो कितना फोर्स लगा रही होगी, mg। अगर इस बॉडी का मास m है, ठीक है, इस पे ग्रेविटी mg फोर्स लगा रही होगी, तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं हम, mgh। और अगर यहीं से हमें फोर्स चाहिए हो तो क्या होगा, इसे सिर्फ h हटाना है, मतलब डिवाइडेड बाई h करना है, यहाँ से हमें फोर्स मिल जाता है mg। सेम चीज यहाँ पे लिखिए, फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ ये यहाँ पे लिखा है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो वर्क एक होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या होता है, ये हम दोनों फोर्सेस में लगा सकते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रही है और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही है, दोनों केसेस में अगर हम ये लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है। ठीक है, ये जब भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होंगी तभी तुम अप्लाई कर पाओ। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कहाँ था, हाँ, जिस कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिनका जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह। तो इस ये थ्योरम सिंपली क्या आता है, क्या कहता है कि वर्क डन मतलब टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को टोटल ई से सीधा सीधा डिनोट करता हूँ, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अभी तो मैकेनिकल एनर्जी को तुम लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकते हो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये एक वर्टिकल सर्कल का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ये वगैरह। इसमें सिंपल क्या करना होता है कि तुम्हें ये फॉर्मूला अगर याद करना है तो ऑफकोर्स कर सकते हो, ये डिराइव करने में तो टाइम लगता है। यहाँ पर सिंपल क्या होता है, ये टेंशन वगैरह लग रहा होता है यहाँ पे, और ये mg लग रहा होता है यहाँ से इस बॉल पर। अगर ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस mg इक्वल्स mv स्क्वायर बाई आर। बस मेन इक्वेशन तुम्हारा यही है। और बाकी यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, अगर यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड, अगर यहाँ पर कोई अगर रॉड होती हो तो बस उसे यहाँ पर जीरो, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो कर देते, फिर भी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाता है। बस ये सब कंडीशन हमें लगाना होता है, सारे हमारे ये फॉर्मूलाज वगैरह निकल के आ जाते हैं कि स्ट्रिंग के केस में, रॉड के केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि सर्कल पूरा कंप्लीट कर जाए, यही सब होता है वगैरह। हाँ, अब तुम्हारे एक टॉपिक होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ये क्या होता है, सबसे पहले तो एक स्प्रिंग होता है, तो उसे अगर हमने स्ट्रेच किया, एक्स अमाउंट से स्ट्रेच किया, तो उसमें फोर्स क्या लग रहा होता है, माइनस के एक्स। अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो फोर्स स्प्रिंग लगा रही है तो इस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के एक्स। और उसमें वर्क डन क्या हो जाता है, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन क्या हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है पर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, तो माइनस होता है, और वो होता है माइनस हाफ के, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसका स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है।
और सेम अगर हमें पूछना है कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, तो वो होता है हाफ। नहीं, एक्चुअली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव स्टोर हो जाती है स्प्रिंग के अंदर। अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि जो किसी इंसान ने अगर इस पे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन किया वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। और स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन हो गया माइनस के एक्स। अभी कौन कॉन्सेप्ट है पावर। तो पावर क्या होता है, सिंपली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो जिस रेट से वर्क तुम्हारा हो रहा हो, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें कोई कहे कि कोई मशीन है, वो तुम्हारा 10 सेकेंड्स में तुम्हें 100 जूल वर्क कर कर देता है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10। 10 10 पावर की यूनिट होती है वॉट। 10 वाट हो गया उसका पावर, पावर आउटपुट। ठीक है, देखो वही लिखा है। पावर क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सेम अगर तुम्हें यहाँ पर करना हो, पी देखो, पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। और डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं हम लोग एफ डी एस, क्योंकि वर्क क्या होता है एफ डॉट एस, एफ डी एस बाई डी टी। और डी एस बाई डी टी क्या होता है, ये तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये होता है वेलोसिटी। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी आएगा कि वर्क होता है फोर्स डॉट एस इक्वल्स फोर्स डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर हो गया तुम्हारा, फोर्स को डॉट पर प्रोडक्ट कर दोगे वेलोसिटी के साथ, तो वो तुम्हारा पावर हो जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे पावर। ठीक है, अब एक एक टॉपिक है, कॉलिजन का टॉपिक है, और कॉलिजन है, उसके बाद एक्सरसाइजेज है। 1 मिनट, 1 मिनट के बाद ये कॉलिजन स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो कॉलिजन है, कॉलिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉलिजन देखो, दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है कि एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, अगर दोनों आपस में इस तरफ से आ रहे हैं, जब ये कोलाइड करेंगे, तो ऑफकोर्स कोलाइड करेंगे तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है। लाइक अगर ये बॉल कुछ ऐसे थे, अ, अगर बॉल की ओरिजिनल ओरिजिनल कुछ ऐसा दिखता था, लाइक ये डॉटेड लाइन से जो उसका ओरिजिनल था, तो वो डिफॉर्म होके कुछ, जब बॉल आपस में टकराते हैं तो डिफॉर्म होके कुछ इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। और जब वो वापस से फिर रिबाउंड करते हैं, तो फिर से अपना ओरिजिनल जो शेप है वो गेन कर लेते हैं। तो इलास्टिक कोलिशन में यही होता है कि बॉल आते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, छोटे से टाइम के लिए डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि काइनेटिक जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका उसका कुछ लॉस नहीं होता। कहाँ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, वो आया थोड़े से टाइम के लिए, वो डिफॉर्म हुआ, फिर वापस से फोर्स काइनेटिक एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली थी, जो काइनेटिक एनर्जी जब आ रही थी, दोनों का मिला के, मान लो इसका के ई वन था और इसका के ई टू था, दोनों का मिला के के ई वन प्लस के ई टू था, तो ये जब वापस जाने लगेगी फिर भी दोनों का मिला के ई वन प्लस के ई टू ही रहेगा। और रही बात लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम का बस सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक तुम्हारे उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, ये जब बॉडी इस तरह से आई, मान लो कि ग्रेविटी कुछ इस तरह से लग रही, ग्रेविटी 90 डिग्री पे लग रही, तो ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट होगा नहीं। तो जब बॉडी इस तरह से आई, तो वो डिफॉर्म हुई, वो डिफॉर्म किस कारण हुई, अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण हुई, कि वो आपस में टकराई। तो अगर इस पूरे को एक बॉडी कंसीडर करे, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी वो रहेगी, वो हमेशा कंजर्व रहेगी। चाहे वो तुम्हारा, वो सेम तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन में भी सेम केस रहेगा, वो कंजर्व ही रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक तो तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल है वो कंजर्व रहता है, और जो तुम्हारा टोटल लीनियर मोमेंटम टी एल एम वो भी कंजर्व रहता है। अब बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन के, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनइलास्टिक, लाइक तो इसमें क्या होगा कि एक बॉडी अगर इस तरह है, इस तरह है, दोनों अगर आपस में आ रही है, तो जब वो आपस में टकराती है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा।
और ये जो डिफॉर्मेशन ये परमानेंट हो जाता है। लाइक ये थोड़ा सा कुछ रिगेन करती है और कुछ रिगेन नहीं करती, लाइक इसमें कुछ परमानेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन किस कारण होगा, कुछ तो एनर्जी लगेगी वो डिफॉर्म करने में। तो वही जो एनर्जी लगी होगी वही जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास ke1 थी, इसके पास ke2 थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ke1 प्लस ke2। तो उसमें से ही कुछ एनर्जी इसे डिफॉर्म करने में चली गई, इसलिए हमारा क्या हुआ यहाँ पर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो और सेम अगर लीनियर मोमेंटम का देखेंगे तो ऑफकोर्स जो डिफॉर्म हुई क्यों हुई है, खुद के इंटरनल फोर्सेस। अगर पूरे बॉडी को एक सिस्टम कंसिडर करें तो डिफॉर्म क्यों हुई है, क्योंकि खुद के कुछ इंटरनल फोर्सेस है उसके कारण डिफॉर्म हुई है। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है इसके ऊपर, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम वो तुम्हारा कंजर्व रहता है, पर जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, कोलिजन इन इलास्टिक और इलास्टिक में तो ये है। बाकी collision in one dimension or collisions is two dimension. Okay, तो collisions is one dimension क्या है, अगर ये बॉडी है और ये बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले तो वन डायमेंशन का मतलब क्या है, इनका जो मोशन होगा वो वन डायमेंशन में होगा, इस डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा। जो होगा सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा इनका मोशन। तो अगर सपोज ये v से आ रही है, इसका मास m1 था, इस बॉडी का मास m1 था, और ये v1 वेलोसिटी से आ रही थी, और इस बॉडी का मास m2 था, और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो सबसे पहले इन दोनों का कॉलिजन कब होगा, जब v1 ग्रेटर देन v2 होगा। v1 को ग्रेटर देन v2 होना ही पड़ेगा तभी इन दोनों का कॉलिजन हो पाएगा। लेट सपोज v1 ग्रेटर देन v2 था और इन दोनों का कॉलिजन हो गया। तो दोनों का कॉलिजन होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है तो क्या होगा, उन दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व मतलब m1 v1 इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल m1 v1 प्लस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल m2 v2 इक्वल्स फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखना है। तो फाइनली मान लो कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये कुछ ऐसा कोलाइड हुआ दोनों आपस में, और उसके बाद ये अगर सपोज u1 था और ये u2 था, u1 ग्रेटर देन u2 था, फाइनल क्या होगा, सपोज ऐसा हो गया कुछ कि ये कोलाइड होने के बाद ये v1 से मूव कर रहा था और ये v2 से मूव कर रहा था, इसकी मास m2 थी, मास m1। तो फाइनल फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल क्या है, वो m1 v1 प्लस फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल m2 v2। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में उसका टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी तो इस केस में है ही नहीं, तो बस काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर इक्वल्स हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे डाल सकते हैं हम, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन ये आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और कंडीशन दी हो, लेकिन मेजरली ये दोनों इक्वेशन यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है, और कोलिजन इन टू डायमेंशन का भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि लाइक अगर ये बॉडी है कुछ, लेट्स से दूसरी बॉडी कुछ यहाँ पे थी, ये आती है, इस ये बॉडी इस तरह से आती है, अगर लेट्स से यू से आती है, इसका मास m1, सिंप्लिसिटी का दोनों का मास सेम ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसका ही मास m था। तो ये जब कोलाइड होती है, इस तरह से कोलाइड होती है कुछ, ठीक है। इसका ये इनिशियली किस तरह से आ रही थी, इस तरह से आ रही थी, और कोलाइड होती है कुछ इस तरह से। तो दोनों का जो नॉर्मल डायरेक्शन है ऐसा है कुछ। तो टू डिमेंशन में क्या होता है कि तो तुम्हारा नॉर्मल के अलोंग जो टोटल लिनियर मोमेंटम है, एक सेकंड,
मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, तो टू डिमेंशनल मोशन में क्या होता है कि इस तरह से अगर कोई बॉडी कोलाइड कर रही है आकर, तो दोनों बॉडी अगर ये सपोज इस तरह से मूव हो गई और ये इसके नॉर्मल के अलॉन्ग इस तरह से मूव हो गई, ये तुम्हारा ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, और ये अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रही है इस तरह से, ये भी थीटा बना रही है सपोज, तो टोटल टू डिमेंशन में क्या होता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम इन ऑल डायरेक्शंस कंजर्व होते हैं। तो हम एक्स का टोटल लीनियर मोमेंटम देखेंगे और वाई डायरेक्शन का टोटल लीनियर मोमेंटम देखेंगे, वो दोनों कंजर्व होना चाहिए। कैसे? अगर लेट्स से इस केस में टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम यू, एम यू हो गया टोटल इनिशियल। अब हमने इसे रेस्ट में माना इनिशियली, तो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियली क्या हो गया, एम यू। और टोटल लीनियर मोमेंटम फाइनल में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो टोटल लीनियर मोमेंटम फाइनल के लिए क्या करेंगे, पी एफ लीनियर मोमेंटम फाइनल, इसे हम सबसे पहले दो पार्ट में बांट लेंगे, पी एफ एक्स प्लस पी एफ वाई। टोटल लीनियर मोमेंटम, फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, दोनों को हम जोड़ के टोटल फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉल को देखते हैं। लेट्स से इसका वेलोसिटी कुछ v1 था और इसका वेलोसिटी कुछ v2 था। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल लीनियर मोमेंटम क्या आ गया, इसका हम यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, इसका यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos थीटा, और इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos थीटा। तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया, दोनों की मास तो सेम थी, m v1 cos थीटा प्लस m v2 cos थीटा। ओके, अब वाई डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सेम, अगर इसका कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो v1 sin थीटा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे तो v2 sin थीटा। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लगाना पड़ेगा। लेट्स से इसे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या आ गया, एम v1 sin थीटा माइनस एम v2 sin थीटा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इक्वल्स टू एम यू कर देंगे, ये इनिशियल मोमेंटम था, ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन सिंपल तुम काइनेटिक एनर्जी वाला लगा सकते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। वो इक्वेशन एक और आ जाएगी, तो उन दोनों इक्वेशन का यूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, ये हो गया कोलिजन का एक समरी, और बाकी अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, साइन ऑफ वर्क फोर्सेस। ओके, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि 5 केसेस दे रखे कि इनमें जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले क्या है, तो वर्क डन बाय अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल, rope tied to a by a man lifting a bucket out of a well, that means of a rope tied to the bucket। इसका डायग्राम वगैरह दे रखा है। ओके, तो कुछ ऐसा केस है, एक इंसान है ऐसा यहाँ पे खड़ा हुआ, एक वेल है ये, और ये ऐसा कुछ एक रोप के थ्रू एक बकेट को पुल कर रहा है वेल से। तो ये क्या फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, और इस जो रोप का जो मूवमेंट हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। और वर्क क्या होता है, इस क्वेश्चन के लिए सेम बस ये फॉर्मूला यूज करना। वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एफ एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 90 डिग्री से अगर वो कम रहे, 90 डिग्री से कम रहे तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो फोर्स हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर तो 0 डिग्री है क्योंकि फोर्स भी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो इस कोर्स में पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। दूसरा क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। हाँ, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, इस तरफ लगा रही है, लेकिन बकेट का मूवमेंट तो इस तरफ हो रहा है।
तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो इस केस में नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक बॉडी है, वो कुछ ऐसे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन इस पे कैसे लगती है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो अगेन बॉडी इस तरफ जा रही है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है, 180 डिग्री है। और इस ग्राफ से देख रखते हैं, ये 90 है तो ये 180 है। यहाँ पर क्या है, 180 पे तो नेगेटिव है cos थीटा, तो cos थीटा अगेन नेगेटिव, यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव, मतलब वर्क इस केस में भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा इस केस में भी। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मूविंग ऑन अ बॉडी moving on a rough horizontal plane with uniform velocity। ओके, ये एक बॉडी है ऐसा, ये एक प्लेन पे जा रही है और इस पे कुछ फोर्स लगाया जा रहा है जो कि इससे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लग रही है, क्योंकि इस पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये रफ प्लेन है तो कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो तुमसे पूछा है कि इस फोर्स के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो फोर्स इस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में लगेगी, तभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा पाएगी। अगर फोर्स नहीं लगती तो फ्रिक्शन के कारण इसका वेलोसिटी कम होता है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ऑफ कोर्स, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। ओके, तो एक ऐसा पेंडुलम है कुछ, ओके, और वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, और रेजिस्टिव फोर्स है तो ऑफकोर्स एयर उसे रेजिस्ट, मतलब अगर एयर इसे इस तरफ ही फोर्स लगाएगी तो ये ऑफकोर्स हमेशा ऐसा, इनफैक्ट इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो बढ़ता ही जाएगा हमेशा। तो एयर ऑफकोर्स इस पर रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है और वो रेस्ट पे आ जा रही है, ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है और वो रेस्ट पे आने के लिए ऑफकोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव, आंसर क्या होगा, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, डी पॉजिटिव, ई नेगेटिव। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton into table with kinetic friction 0.5। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है। हाँ, तो इस केस में क्या है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of an applied, एक टेबल है, इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है तुम्हें यू के 0.1 दे रखा है, और इस पे एक बॉडी रखी हुई है मास 2 kg की, और उस पर अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन। हमेशा ऐसा डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन आधा काम तो तुम्हारा क्वेश्चन का ऐसे ही हो जाता है, तुम्हें सब कुछ दिखने लगता है फिर। 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर ऐसे। तो तुमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये सब कैलकुलेशंस कर लेनी ताकि तुम्हें निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने निकाल लिया कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड, सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो m को यहाँ लेके आएंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो सबसे पहले हमें वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है, A1 बोल दिया उसे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना, अप्लाइड फोर्स में 7 न्यूटन फोर्स लगाया था और बॉडी का मास 2 है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। अगर टेबल पर ऐसे बॉडी रखी है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस पे नॉर्मल क्या होता है, जो mg होता है इसके अगेंस्ट नॉर्मल लग रहा होता है, तो ये mg है तो नॉर्मल इक्वल्स टू mg। और इस केस में हमें m दे रखा है, g की वैल्यू 9.80 लेनी है, तो m हमें 2 देखे तो ही रखा है, और g की वैल्यू अगर 9.8 लोगे, और ये हो गया नॉर्मल, यहाँ पर r से रिप्रेजेंट किया पर n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल ये हो गया हमारा mg, मास मल्टीप्लाइड बाई g। ओके, और हमें अगर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना
है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए जो कि 0.1 है। ओके, और रिटार्डेशन अगर बॉडी इस तरफ जा रही है और फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन उसमें रिटार्डेशन कुछ लाएगी। वो रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे? अगेन एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पर अगेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा डिवाइडेड बाय मास 2। यहाँ पर ये आ गया हमारा, यहाँ पर शायद पॉइंट आना चाहिए बीच में, हाँ 1.96 है, 1.96 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव होगी। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, हो गया बॉडी का, एक हमारा एक्सेलरेशन आ गया अप्लाइड फोर्स के कारण और एक रिटार्डेशन आ गया फ्रिक्शन के कारण। तो A1 माइनस A2 करेंगे, A1 प्लस A2, ऑफकोर्स A2 नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा 3.5 माइनस 0.98 है एक्चुअली, 0.98, तो ये अराउंड 2.52 बनेगा, तो उसे हमने अप्रोक्स कर लिया 2.5 के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन 2 सेकंड्स, इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इनिशियल ऑफ कोर्स वो रेस्ट पे था, इनिशियली यहाँ पे लिखा है इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई, प्लस हाफ A t²। ए हमने निकाल लिया, नेट एक्सेलरेशन क्या आया, हाफ ए भी मिल गया, और टाइम हमें दे रखा है इन 10 सेकंड्स, एक क्वेश्चन के लिए वर्क डन 10 सेकंड्स, तो ये 10 सेकंड्स में हमारा टाइम, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हमारा कितना था, 3.5 मीटर, नहीं अप्लाइड फोर्स तो हमारा 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 126 मीटर। सेम यहाँ पर बस हमने 7 मल्टीप्लाइड बाई 126 आ गया हमारे पास, पहला ए का आंसर आ गया। अब हमसे पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम फ्रिक्शनल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ है हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आएगा 1.96 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 126 मीटर, अगेन यहाँ पर ये आ गया 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 126। अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अगेन यहाँ पे देखो ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और नेगेटिव फोर्स इस तरफ लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करो, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो cos थीटा नेगेटिव, तो cos थीटा नेगेटिव अगर तो वर्क डन भी नेगेटिव। ओके, वर्क डन बाई द नेट फोर्स, नेट फोर्स अब हमने निकाला था, यहाँ पे नेट फोर्स नहीं निकाला था, तो नेट फोर्स क्या होगा 3.5 प्लस जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा 1.96, तो अराउंड 5.4 कुछ बनेगा वो। ओके नहीं नहीं नहीं, अप्लाइड फोर्स हमारा 7 न्यूटन था, 7 न्यूटन अप्लाइड फोर्स था, और फ्रिक्शन के कारण फोर्स हमारा था 1.96 माइनस 1.96, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा नेट फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाय नेट नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया था 126 मीटर, यहाँ पर 126 मीटर डाला, और ये हमारा आ गया नेट वर्क डन, नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस देखो यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी करके यहाँ पर हाफ mv² करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाला, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स 0 होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। और सेम यहाँ पर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं हमें, कि चेंज इन नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा, और जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल दिया था कि नेट वर्क डन क्या है, नेट वर्क डन हमारा इतना है, तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम वही कहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 635 जूल। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ओके, तो तुम्हें ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, और तुमसे पूछा है कि किस एक्स के किस रीजन में बॉडी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इज दिस एनर्जी। तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी होता क्या है, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ
एम वी स्क्वायर। अब हाफ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। मास भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगेंस्ट हम अगर हम लोग नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर तो जाएंगे नहीं। तो मास भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वी का स्क्वायर क्या, अगर वी नेगेटिव भी होगा उसका स्क्वायर करोगे और ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर करोगे, तो वी स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालने की कोशिश करें तो वो क्या हो गया, E इक्वल्स, नहीं, के इक्वल्स टू ई माइनस पी, ई माइनस पी। ओके, फिर से लिख लेता हूँ, के इक्वल्स ई माइनस पी। बस सिंपल इस इक्वेशन से लाया ये। और के हमने निकाले, के हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। के अगर के हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए मतलब ई माइनस पी भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर ई मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होगी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, अब बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें ये सब सॉल्व करना है। यहाँ पर सिंपल कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ये टोटल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। बस यहाँ पर ये V मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और E मतलब है टोटल एनर्जी। ओके, बस फर्स्ट ग्राफ में हम देखेंगे कि हमारी ई पोटेंशियल टोटल एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी हमारा इस ग्राफ पे ऐसा डिस्प्लेड है। ठीक है, तो अगर इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट भी देखें टोटल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो भी हमारा जो टोटल एनर्जी उससे ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली हमारे क्या होना है, टोटल एनर्जी हमारे पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हर केस में ही कम है। तो मतलब एक्स के पूरे रीजन में ही ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी एक्स के पूरे रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई रीजन ऐसा है ही नहीं जहाँ पर टोटल एनर्जी हमारे पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। तो मतलब ये पूरा रीजन ही इनवैलिड है। ओके, अब सेकंड केस में देखेंगे तो सेकंड केस में कुछ ऐसा है, ये हमारा टोटल एनर्जी कुछ ऐसे यहाँ पर है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमसे पूछा है कि कुछ कौन से रीजन में एग्जिस्ट करेगी, तो ए से बी, क्योंकि ए से बी वैसा रीजन है जहां पर हमारा जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है फिर भी टोटल एनर्जी उसके ज्यादा है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, क्या, अगर ए के थोड़ा सा लेफ्ट भी जाओगे और बी के थोड़े से राइट जाओगे, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा है। यानी टोटल एनर्जी यहाँ पर है पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है। तो बस ए से बी के बीच में एग्जिस्ट कर पाएगी, वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ए से पूरा माइनस में इंफिनिटी तक और बी से इंफिनिटी तक एग्जिस्ट नहीं करेगी। सारा ये इसके इसके बेसिस पे हो रहा है कि हमारा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। छूट गया, अच्छा ये ऊपर छूट गया एक। तो यहाँ पर भी टोटल यहाँ पर टोटल एनर्जी कुछ कुछ ये है, ये है, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है। बस ए से कम के लिए, ए से कम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये जीरो है। यहाँ पर ऐसा मार्क नहीं करा पर ये जीरो है। तो मतलब ए से कम में बस वो एग्जिस्ट कर पाएगी, क्योंकि ए से कम में बस जो टोटल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। और ए से ज्यादा जाओगे तो यहाँ से देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी टोटल एनर्जी से ज्यादा है, मतलब ए के इस तरफ हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और ए के लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर पाएंगे। ओके, अब इस केस में देखेंगे, इस केस में क्या है कि टोटल एनर्जी कुछ इस तरफ है, इस तरह है, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ तो है ही। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला एक, ये जो पोर्शन है ऐसा, और एक ये जो पोर्शन है ऐसा, टोटल एनर्जी कुछ इस तरह है। ये जो डॉटेड लाइन है इसके अलॉन्ग है। तो बस जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है बस ये इनवैलिड है। बाकी ये जो बाकी ये तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा टोटल एनर्जी से कम ही है।
तो मतलब जो ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये -b/2 है और ये -a/2 है। तो -b/2 से -a/2 और a/2 से b/2, बस इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ये वाला रीजन है -b/2 से a/2 और a/2 से b/2, बस ये दोनों रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, बाकी सारे रीजन में एग्जिस्ट कर पाएगी। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी अब सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाने क्या है कि इसमें भी हमें बस वही देखना है कि टोटल एनर्जी जो है, इसमें एक्चुअली वो भी नहीं देखना है, इसमें तो बस जो हमने अभी डिराइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उससे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी ये है kx²2 और टोटल एनर्जी भी दे रखी है ये, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल टर्न बैक। हाँ ओके, तो हमें यहाँ से मिल जा रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिराइव करा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इस केस में दे रखा है 1 जूल, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या है kx²/2, और k की वैल्यू दे रखी है 0.5, मतलब हाफ x²/2, ये हो गया 1/4 मतलब x²/4। अब पिछले क्वेश्चन में डिराइव करा था कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मतलब ये 1/1 - x²/4 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दिस नीड्स टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि x²1 जो है वो हमेशा x²/4 से बड़ी होनी चाहिए। 1 हमेशा x²/4 से बड़ी कब हो पाएगी, जब ये जो क्वांटिटी है ये 4 से बड़ी ना हो। अगर ये 5 होगी तो 5/4 क्या हो जाएगा, 5/4 अराउंड 1 पॉइंट कुछ बनेगा, 1.25 ऐसा कुछ बनेगा। तो मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा मतलब ये एक्चुअली 4 से छोटी, अगर 4 भी हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब अगर ये हाफ mv² है, तो ऑफकोर्स ये दोनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकती और ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर ये जीरो तो हो ही सकती है। अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो v का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 1 - x²/4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम 4 हो सकती है, अगर 4 होगी तो 1 = 1 हो जाएगा, लेकिन 4 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 से बड़ी हुई तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1 को इससे बड़ा होना चाहिए, ये मैक्सिमम 4 हो सकती है, तो 4/4 बनो। तो x² की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब x² शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अगर x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, तो इससे हमारे पास क्या आता है कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है और मिनिमम वैल्यू है वो -2 है। बस यहाँ से ये डिराइव हो गया हमारा। यहाँ पर देखो यही पूछा हमें कि हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 2, 2 से ज्यादा वो नहीं जा पाएगी, उसके बाद वापस घूम जाएगी टर्न बैक, इसके बाद ये वापस आ जानी चाहिए, और मिनिमम वैल्यू भी -2, ये -2 है और ये 2 है। मतलब ये बॉडी जो है ये 2 तक जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगी, फिर वापस आ जाएगी, और -2 तक जाएगी, उससे भी ज्यादा नहीं जा पाएगी, फिर वापस आ जाएगी, ऐसा कुछ ये हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अब। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, the casing of a rocket in flight burns up due to friction at full explosive is the heat energy required for burning of it. Okay, तो सपोज एक रॉकेट है ऐसा, इसका एग्जॉस्ट है, जो फ्यूल बर्न हो रही है उसके कारण ये आगे ऐसे मूव हो रही है, और इस पे कुछ एआई के कारण कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी लग रही है।
तो मान लो कि इस फ्यूल के कारण इससे कुछ मूव, इस जिस फ्यूल के कारण ये मूव कर रही है उसके कारण वर्क डन हो रहा है डब्ल्यू है, और वर्क के कारण वर्क डन हो रहा है डब्ल्यू ए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वर्क डन कर रहा है कुछ, अगर ये वर्क डन बाय फ्यूल, अगर वर्क डन बाय एयर से ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो रॉकेट तो आगे मूव ही नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो वर्क डन बाय फोर्स है, जो फ्यूल के द्वारा वर्क डन बाय फ्यूल ग्रेटर देन वर्क डन बाय एयर होना चाहिए। और जो नेट वर्क डन हो रहा है इसके इसके ऊपर वो क्या हो रहा है, वर्क डन बाय फ्यूल माइनस वर्क डन बाय एयर। और जो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करके जो जो वर्क डन जो है, जो वर्क डन तुम्हारा जो यूज नहीं हो पाए, अगर फ्यूल फ्यूल के द्वारा वर्क डन देखे तो अगर लेट से ये अगर अराउंड 50 जूल, तो बहुत कम लिया मैंने, बस जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये 50 जूल है और ये वर्क डन इसके कारण अगर वर्क डन 10 जूल है, तो इस पर नेट वर्क डन क्या हो रहा होगा, वर्क डन बाय फ्यूल माइनस वर्क डन बाय एयर, वो हो रहा होगा 40 जूल। लेकिन ये 10 जूल गया कहाँ, ये 10 जूल गया, ये जो रॉकेट की केसिंग है वो जो बर्न हो जा रही है रॉकेट के मूव करने के कारण, उसे बर्न करने में चला गया। यहाँ पर लिखा था केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इसे बर्न करने में चला गया। तो वो बर्न किसके कारण, मतलब वो उसका एक्सपेंस कहाँ से है, क्योंकि ये हमने 50 जूल वर्क डाला था लेकिन हमें आउटपुट मिल रहा 40 जूल, तो वो एक्सपेंस किसके आया, कि रॉकेट का फ्यूल है उसके कारण, उसके उसके एक्सपेंस पर हुआ ना ये। तो रॉकेट और द एटमोस्फेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा द रॉकेट, रॉकेट का वर्क डन वेस्ट हुआ है यहाँ पे। हीट किसके जगह प्रोड्यूस हुई, रॉकेट के वर्क के कारण, रॉकेट का जो फ्यूल है उसके कारण जो वर्क डन था वो वेस्ट हो गया, और वो वेस्ट वर्क डन तुम्हारा फ्यूल वो हीट प्रोड्यूस करने में गया। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन elliptical orbits, तो ग्रेविटेशनल फोर्स comet in the sun is not normal to the comet's velocity in general। ओके ओके, तो एक सिचुएशन है, ऐसा एक सन है, तो तुम्हें कह रहा है कि जो प्लैनेट्स होती है सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। तो इनका पॉइंट ये है कि सर्कुलर पाथ में तो मूव कर नहीं रही बॉडी, तो फिर उसका नेटवर्क टर्न जीरो क्यों होता है। तो ऑफ कोर्स ये जो सन है, अगर ये प्लैनेट है तो प्लैनेट पे क्या फोर्स लगा रही है, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ये ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी हमेशा कंजर्वेटिव होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं होती। तो अगर कोई प्लैनेट यहाँ से मूव कर रहा है और ये मूव करके यहाँ पर वापस आ जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, और पाथ पे और वर्क डन बाई, अगर कंजर्वेटिव फोर्स में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन एफ डॉट एस एस जीरो है, तो मतलब उसका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। इसलिए क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है और कंजर्वेटिव फोर्सेस का कोई भी लूप में वर्क डन हमेशा जीरो होता है। यहाँ पर अगर ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वर्क होता है और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वर्क होता है, तो वही दोनों का अगर फिर तुम सम करोगे तो वो जीरो आ जाता है। An artificial satellite orbiting the Earth in very thin photosphere loses its energy gradually due to dissipation against the atmosphere. Atmospheric radiation is however small power. ओके, सो अगर ये तुम्हारा प्लैनेट है और इससे कुछ आर डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट ऐसे कुछ मूव हो रही है, ठीक, वी वेलोसिटी से, और इसका मास एम है, तो इस पे ये प्लैनेट कुछ फोर्स लगा रही होगी एम जी। अगर ये स्लेट से अर्थ ही है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा एम जी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, फोर्स ग्रेविटी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये तो कांस्टेंट तुम्हारा, अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और लेट से अगर ये वेलोसिटी v से जा रही है और ये एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस इस पे लग रहा है कुछ इस तरफ, तो इसके ऑफकोर्स एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस लग रही है, इसका v भी कुछ कम होता रहेगा। अगर v कम हो रहा है, ये v कम हो रहा है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट रखने के लिए r को भी कम होना पड़ेगा, फिर तभी तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रह पाएगी और ये भी कांस्टेंट रह पाएगी। तो r भी कम हो रहा, मतलब ये
सैटेलाइट कुछ ऐसे धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। यहाँ पर देखोगे तो ये जो भी आर डैश है ये आर से छोटा है, तो मतलब ये धीरे धीरे ऐसा नीचे आने लगेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस के कारण इसका वेलोसिटी कम हो रहा है तो आर भी कम हो रहा है, और आर कम हो रहा है मतलब वो धीरे धीरे अर्थ के करीब ऐसे आने लग रही है, क्लोजर टू अर्थ। ठीक है, धीरे धीरे ये अर्थ के करीब ऐसे आर कम होने के कारण आने लगती है। द मैन वॉक्स टू मच। अच्छा, इसका डायग्राम तो हाँ। तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मोशन का डायरेक्शन, और ग्रेविटी इस पे इस तरफ लग रही है, दोनों के बीच में एंगल 90 है तो cos 90 0। तो यहाँ पर इस केस में तो वर्क डन 0 हो गया, और इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स इस तरफ लगाई जा रही है और ग्रेविटी इस तरफ लग रही है। पूछा क्या है, वर्क डन बाय मैन या वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, अगर वर्क डन बाय मैन देखोगे तो मैन यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्स इस तरफ लगा रहा है और रोप के मूवमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो इस केस में तो 0 है, लेकिन इस केस में कुछ तो अगर कैलकुलेट करना चाहते कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन निकाल के, यहाँ पर वेट भी दे रखा है। तो लेकिन जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 0 से बड़ी होगी। मतलब मैन के द्वारा देखोगे तो इस केस में मैन के द्वारा देखोगे तो इस केस से ज्यादा वर्क डन किया। लेकिन अगर ग्रेविटी के द्वारा देखोगे, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है पर ये ब्लॉक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव 0 से कम होगी। तो अगर ग्रेविटी के कारण देखोगे तो इस केस से कम वर्क, मैन के द्वारा देखोगे तो इस केस से ज्यादा वर्क हुई है। ओके, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स is positive upon a body, the potential energy of the body decrease. Okay, so इससे पहले इरेज करते हैं। ये अगर बॉडी है, ग्राउंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg। हाँ, इस ग्रेविटी को इस पे पॉजिटिव वर्क होने के लिए क्या लगेगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ होगी इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट से इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह हो रहा है लेफ्ट से, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एच डैश पे आ गई, और ये जो ओरिजिनल था वो एच था। तो ओरिजिनल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच डैश। और ऑफकोर्स एम जी एच से कम है क्योंकि एच डैश एच से कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है, और कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या किया, पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लगी है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो वही है, पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स डस पॉजिटिव वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज तो नहीं हो रही, यहाँ पर डिक्रीज हो जा रही है। तो आंसर इसका डिक्रीज। वर्क डन बाय a body against friction always results in a loss of its kinetic energy, potential energy. Okay, तो एक बॉडी है ऐसे मूव कर रही है, ओके ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, तो इस पे ऐसा फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर इस गिवन इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम इसे कांस्टेंट रखने के लिए, तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वहां पर वी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ many particle system is proportional to the external force। ओके, ऐसा बहुत सारा पार्टिकल्स है ऐसे। तो अगेन जब मैंने पहले लीनियर मोमेंटम वाले केस में समझाया था कि जब भी इंटरनल फोर्स से लीनियर मोमेंटम कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी इंटरनल फोर्स लगे हो, लेकिन जो बॉडी एज अ होल का जो लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो फिर उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही चेंज होगा, इंटरनल फोर्स के कारण वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इलास्टिक collision of two bodies, the quantities which do not change। ओके, ये तो मैंने इलास्टिक कोलिजन में ही बताया था। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहती है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ओके, in each of the following statement is true or false, give reasons for your answer।
Elastic collision of what is the momentum and energy of each body is conserved. ओके इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने अभी बताया जस्ट कि मोमेंटम भी कंजर्व रहती है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो ये तो ट्रू है. Total energy of a system is always conserved no matter what internal and external forces on the body are present. नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अगर कोई बॉडी है उस पर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो तो ऑफकोर्स उसकी जो एनर्जी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई बॉडी है उस पर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो उसकी कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी इससे. अगर वेलोसिटी मिल गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब उसकी टोटल एनर्जी भी बढ़ गई, टोटल एनर्जी बढ़ गई. लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऑलवेज कंजर्व रहती है, तो कंजर्व तो है नहीं, तो मतलब ये फॉल्स है. वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स. हाँ, ये गलत है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज लूप में जीरो होती है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज लूप में जीरो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, तो ये भी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो तुम इस पॉइंट पर अगर ऐसे पूरा घूम कर आ गए, ये भी तो हो सकता है कि बस इस पॉइंट पर ही रहो, कुछ ट्रैवल ही ना किया हो, तो वो स्टेट डिपेंडेंट होती है. जो इस पॉइंट पर ही अगर पार्टिकल है वो घूम के कहीं से भी कैसे भी घूम के अगर इस पॉइंट पे अगर क्लोज लूप बना रहे हैं तो वो जीरो होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑफ क्लोज इज फॉर एवरी फोर्स लिखा है, यहाँ पर कंजर्वेटिव नहीं लिखा है, एवरी फोर्स लिखा है, तो मतलब फॉल्स हो जाएगा ये. In elastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन है तो डिफॉर्म हो जाएगा ये. इलास्टिक कॉलिजन में डिफॉर्म होता है, पर वो जब वापस से रिबाउंड होती है, जब वापस रिबाउंड होती है फिर अपने ओरिजिनल शेप में चले जाती है. लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कहाँ से आता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो कुछ एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है डिफॉर्मेशन में. तो वो जो कुछ एनर्जी अगर डिफॉर्म हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी. वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये ट्रू है. Is the total momentum conserved during the short time of an elastic collision? अच्छा, answer carefully with reason. Okay. The elastic collision of two billiard balls. The is the kind. Okay, दो बिलियर्ड्स बॉल्स अगर ऐसे टकराते हैं तो जो शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब जब डिफॉर्मेशन हो रहा होता है, तो तुमसे वो पूछ रहा है कि उस समय पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है क्या? तो उस समय पे तो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उस समय पर कंजर्व होगी वैसा जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स है आपका. इज द टोटल ल्यूमिनर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम. हाँ, ओके, लीनियर मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहती है. ठीक है, लीनियर मोमेंटम को तो कुछ देख नहीं जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. यहाँ पर डिफॉर्म जब शॉर्ट टाइम डिफॉर्म होने में लगती है उस समय में तो इंटरनल फोर्सेस ही लग रही होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस तो कुछ लग नहीं रही. जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेगी लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. ये ट्रू है. ओके, इन इलास्टिक कोलिजन का भी आपको दोनों आंसर सेम ही रहेंगे, क्योंकि एनर्जी क्या होगी अगेन ऐसे है, डिफॉर्म होगी तो डिफॉर्म होने में कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई है, तो वो शॉर्ट टाइम में भी उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें तो क्या होता है, इसमें जो इनिशियल और फाइनल वही सेम नहीं है, तो शॉर्ट टाइम में कहाँ से सेम होगी? तो काइनेटिक एनर्जी तो ऑफकोर्स फॉल्स ही हो गई, कंजर्व नहीं रहती है शॉर्ट टाइम में भी. और इन इलास्टिक पोजिशन में तो सेम, अगर अगेन ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो क्या, तो उसकी इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सटर्नल फोर्सेस तो इसमें लग ही नहीं रहा कुछ, तो अगेन इलास्टिक पोजिशन में जो मोमेंटम वो तो कंजर्व ही रहेगा. The potential energy of two-wheeler balls depends only on the separation. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तुम्हारे फंक्शन फंक्शन ऑफ आर है. मतलब वो तुम्हारे जो दो बिलियर्ड बॉल्स है उन दोनों के बीच का जो सेंटर है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर, उस पर डिपेंडेंट है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अ फंक्शन ऑफ आर है. तो ये जब भी होता है तो वो क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी देख लो, अगर कोई बॉडी होती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, mgh. और एच क्या है, डिस्टेंस. यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ एच है, फंक्शन ऑफ आर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही होता है. और कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा.
और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस केस में सेम रहती है? सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कॉलिशन में। इन इलास्टिक में तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कुछ एनर्जी उसकी डिफॉर्मेशन में चली जाती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो जाती है, लेकिन इलास्टिक कॉलिशन में दोनों सेम रहती है। तो ये क्या है? आ, ये इलास्टिक कॉलिशन है, इलास्टिक। अब नाइन्थ क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. Okay. Initially रेस्ट पे थी, undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. तो तुम्हारे पास u जीरो है, तो लिख सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v क्या हो गया? 80, ठीक है। और हमें अभी हमने डिराइव किया था थोड़ी देर में, हमें कैप्टर का सबमेरी दे रहा था कि पावर क्या होता है, एफ डॉट वी। यहाँ पर हमसे वही पता पावर डिलीवर्ड क्या होगा, तो एफ डॉट वी, और वी है हमारा ए 80 है, फैट हो गया एफ 80, बी 80 यहाँ पर डाल दिया हमने वी में, एफ 80 आ गया। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आंसर हो गया टी, ठीक है, टी के प्रोपोर्शनल है, पावर डिलीवर्ड टी प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, 10th क्वेश्चन क्या है? बॉडी इज मूविंग in direction under the pressure influence of a source to constant pressure power distribution time t। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो तुम बिल्कुल डिफरेंशियल्स में चले जाओ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल होता है वेलोसिटी, तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, वो काफी लेंथी हो जाएगा। और एक शॉर्टकट से तुम सॉल्व कर सकते हो कि पावर सबसे पहले तो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड में वेलोसिटी, और पावर की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन को हम लोग ऐसे लिख करते हैं, फोर्स की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी टी की पावर -2, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की डायमेंशन आ गई ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। और अब तुमसे पूछा है कि कांस्टेंट पावर है, मतलब ये पावर कांस्टेंट है, ठीक है, पावर कांस्टेंट है। और मास क्या होता है? मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो इसे हटा ही देते हैं, तो मतलब एल एल की पावर 2 और टी की पावर -3 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होना पड़ेगा तो ये इसे पूरा कांस्टेंट होना पड़ेगा, और एम तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है, मतलब ये टी की पावर, मतलब टी की पावर -3 है, तो बस इसे ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई टी की पावर 3, यहाँ पर टी की पावर 3 आएगा, ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है, तो मतलब एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की क्यूब, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। और एल रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, टी की पावर 3/2 दिस। The body constrained to move along the z-axis of the coordinate system is subject to a constant force F। ओके, ओके, तो हमें इस बॉडी को मूव करना है जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जेड एक्सिस के अलोंग, वो होना चाहिए के है जेड एक्सिस के कारण मैंने डाला है, वो होना चाहिए 4 मीटर। तो सिंपल, इसमें स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स हमारे पास दे रखा है ये, यहाँ से बस हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हमारा बस हमें के डायरेक्शन है, मतलब जेड डायरेक्शन में 4 मीटर चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं अभी बताया था कि आई ये तो हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट पर भी जेड डायरेक्शन के साथ, तो वो जीरो हो जाएगा। और ये जे भी हमारा जेड वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के बीच अगेन एंगल 90 डिग्री है, तो उसे भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो बस हमें के डायरेक्शन के साथ चाहिए, क्योंकि जेड डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट करोगे जेड डायरेक्शन के साथ, तो वो तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बस के डायरेक्शन में फोर्स क्या है 3, और के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट चाहिए 4, तो मतलब 3 × 4।
12 12 जूल आ गया वर्क। फिर 12th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ cosmic ray experiment. First kinetic energy this, second with kinetic energy this. Okay, which is faster the electron or the proton. ओके, तो सिंपल यहाँ पर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है दिस और दिस, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है। के ईवी का मतलब क्या है कि ये किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है। ओके, तो मास हमें मास यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन मास हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, ये तो तुम्हें पता होगा, प्रोटॉन का मास ये होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने वी निकाल लिया, क्या करेंगे 2k/m, और वी निकालने के लिए रूट कर देंगे ओवर, तो 2k रूट ओवर 2k/m, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। और हमसे पूछा है कि वेलोसिटी दोनों का रेशियो चाहिए, तो वी ऑफ वी बाई वी ऑफ पी करने के लिए बस ये वी बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन। टू तो कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके। और बस यहाँ पर हमें बस वैल्यू डालनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डाल सकते हैं, प्रोटॉन का डाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और मास दोनों का हमें पता है, तो ये भी डाल दिया हमने यहाँ पर बस डाल के, ये किलो इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल हो जाएगा, केजी भी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो हमारे पास आ गया 13.54, वी ई बाई वी पी आ गया हमारे पास 13.54। तो यहाँ से हमारे पास हमें क्या पूछा था कि तो फास्टर क्या है, तो यहाँ से वी वी हमें मिल जाएगा, वी वीपी को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी हमें मिल गई है। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के अराउंड 13.5 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। तो फास्टर कौन सा है, यहाँ पूरा विच इज फास्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन है फास्टर, और रेशियो हमारे पास आ गया 13.54। ठीक है, a raindrop of radius 2 millimeter fall from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration, okay, until various stages of the until at half its original it is okay, terminal speed attain हो जाता है and moves with uniform speed thereafter. Work to resistive forces the entire journey to speed reaching the ground is 10 meter per second. Okay, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में इन्होंने 2 मिलीमीटर से इसे कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में, और डिस्टेंस मूव बाई टोटल डिस्टेंस मूव हमारे पास ये, और हमें कह रखा है कि हाफ सेकंड हाफ में हमसे पूछा है वर्क डन इन सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। तो सेकंड हाफ में क्या होगा, 500/2 कर लिया हमने, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, 200 हमें इस पार्ट में चाहिए कि जो अगर रेन ड्रॉप ऐसे गिर रहा है, ये टोटल 500 था, तो जो ये 250 पार्ट है इसमें वर्क डन कितना हुआ वो पूछा है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल वेलोसिटी से आ रही थी, और यहाँ पर आकर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि उस पॉइंट पर उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस आउट हो जाती है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद जो तुम्हारा पार्ट है, यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे नहीं रखी है, पर हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10³ kg/m³। मास ऑफ रेन ड्रॉप निकाल लेंगे यहाँ से, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप क्या करेंगे, आर हमारे पास है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3πr³, क्योंकि स्फेयर है, रेन ड्रॉप है तो वो स्फेयर है, तो 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गई हमारी 4/5πr³ और डेंसिटी यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से ये कैलकुलेशन वगैरह करके हमारे पास मास आ गया। मास आ गया तो उसके अगर इसका मास हमारे पास मिल गया है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रही हो, ग्रेविटी mg। ठीक है, mg हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हो, और वर्क डन कितना हुआ ग्रेविटी के कारण s, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो पाया होगा उसका s मल्टीप्लाइड बाई s, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया हमारे पास, ये कैलकुलेशन वगैरह करके ये दिस। ठीक है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है सेकंड हाफ में 250, ये वाले हाफ में। ओके, पहले हाफ का आंसर आ गया 0.082। What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तुमसे पूछा है कि इस पे जो रेजिस्टिव फोर्सेस लगी होगी एयर के कारण, उसके कारण वर्क डन क्या हुआ होगा, और तुम्हें एक वैल्यू दे रखी है कि जो ग्राउंड पर जब रेन ड्रॉप
पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस लगी है इसके कारण वर्क डन कितना हुआ होगा। तो लेट्स से कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लगी होती, तो रेजिस्टिव फोर्सेस अगर नहीं लगी होती तो इसका एनर्जी कितना होता है इंटरप्ट पर। अगर यहाँ पर लेट्स से कुछ एच हाइट हमारा कितना है 500, ठीक है। एच हाइट से यहाँ पर कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। और वो जब नीचे यहाँ पर तो लेट्स से वेलोसिटी 0 थी और यहाँ से जब यहाँ पर आ गई तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी वही बदल जाती काइनेटिक एनर्जी में। तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी बदल जाती। तो मतलब यहाँ पर अगर लेट्स से रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती तो कितनी होती काइनेटिक एनर्जी, जो mgh यहाँ पर थी वही कन्वर्ट होकर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बन जाती। और mgh कितना है 3.35, ये हमने मास कैलकुलेट किया था, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये टोटल डिस्टेंस 500। हमारे पास ये वाली एनर्जी कब आ गई, लेट्स से रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती तब के लिए। और रेजिस्टिव फोर्सेस है तो हमारे पास एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पर हमने दे रखा कि फाइनल वेलोसिटी 10 थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे सिंपल। हाफ एम वी स्क्वायर करके ये एनर्जी है जब के लिए जब हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस थी। और अगर हमें जानने की रेजिस्टिव फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ होगा, तो चेंज इन एनर्जी मतलब जो एनर्जी लॉस हुई रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण वही वर्क हुआ होगा। तो ये एनर्जी थी तुम्हारी रेजिस्टिव फोर्सेस के बिना और ये एनर्जी थी रेजिस्टिव फोर्सेस के साथ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वही वर्क होगा। ये वर्क है तुम्हारे रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या इंप्लाई हो रहा है कि एनर्जी जो थी विदाउट रेजिस्टिव फोर्सेस, यहाँ पर डब्ल्यू आर लिख रहा हूँ, विदाउट रेजिस्टिव फोर्सेस इक्वल्स टू एनर्जी, नहीं, सिंपल एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस क्या हो जाएगी। ओके, यहाँ पे इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सिंपल ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल यहाँ पे जो सिंपल हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि जो एनर्जी थी वो बिना अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रही होगी तब एनर्जी क्या थी, तब एनर्जी होगी जो ये टोटल जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो गई होगी। तो सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया हमने, वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन गई। वो काइनेटिक एनर्जी क्या, ये वाली आ गई थी, ये बिना रेजिस्टिव फोर्सेस की। और फिर रेजिस्टिव फोर्सेस के साथ काइनेटिक एनर्जी सेम यहाँ पे निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमें वेलोसिटी दे रखी है 10, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर लिया, ये निकल गया रेजिस्टिव फोर्सेस के साथ काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये कम क्यों आई, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस ने कुछ काम कर दिया होगा इसके ऊपर, तो वही माइनस करके हमने निकाल लिया रेजिस्टिव फोर्सेस की दौरान वर्क। क्वेश्चन मिनट में लैपटॉप में चार्ज लगा लूं। Molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed this and angle this. Okay, तुम्हारे पास एक वॉल है, उस पे एक मॉलिक्यूल हिट करती है कुछ इस तरह से, एंगल 30 नॉर्मल ये है और इससे एंगल 30 डिग्री बनाकर, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 200, सेम स्पीड, रिवाउंड भी करती है 200 मीटर से। तो अगर ये 30 डिग्री से हिट की होगी तो 30 डिग्री एंगल ही बना के रिफ्लेक्ट होगी। तो मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं ये पूछा है। तो सबसे पहले तो अगर हमें ये देखना है कि सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, ये देखने के लिए हम दोनों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। सबसे पहले वाई डायरेक्शन में देखते क्या हो रहा है। वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो इस यहाँ पर क्या हो रहा था, इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पर लेंगे। लेट से इसका मास कुछ m था, तो m मल्टीप्लाइड बाय 200 साइन 30 डिग्री, 200 साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू वगैरह डालोगे तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई में 200 sin 30 डिग्री 100 मीटर आ जाएगा, 100 m आ जाएगा। हम m की वैल्यू पता है तो m की वैल्यू डाल ले रही। तो जो इनिशियल जो मोमेंटम था वो y डायरेक्शन में कितना था, 100 m आ गया। और फिर सेम अगर फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में देखेंगे तो 200, और ये अगेन यहाँ पर कॉम्पोनेंट लेंगे इसका, सेम डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ पर भी इस तरह की मोमेंटम और यहाँ पर भी इस तरह मोमेंटम थी, दोनों पॉजिटिव। 200 साइन 30 डिग्री अगेन, तो वो भी 100 m और ये भी 100 m। मतलब क्या है कि वाई डायरेक्शन में तो दिख रहा है कि कंजर्व है मोमेंटम। इनिशियल भी 100 m थी सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, और फाइनल भी 100 m थी वो भी इस डायरेक्शन में तो इसलिए पॉजिटिव। तो वाई डायरेक्शन में तो कंजर्व है। अब एक्स डायरेक्शन में देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि इस तरफ ये आई बॉडी, लेट से इस तरफ को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस तरफ बॉडी आई तो क्या होगा,
इसका कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, cos 30 होगा, सेम ऐसे देख सकते हो cos 30 होगा, तो m 200 cos 30 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हमने इस तरह लिया, तो ये इनिशियल हो जाएगा m 200 cos 30 डिग्री, और फाइनल हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा m 200 m 200 वो cos 30 डिग्री। ओके, ये पॉजिटिव ये माइनस नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनिशियल जो थी वो नेगेटिव थी और फाइनल जो थी वो पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि कंजर्व नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो वॉल थी, ये वॉल का भी कुछ मोमेंटम में चेंज आया है, तो उस वॉल का भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा होता क्या है कि मास इसका बहुत ज्यादा होता है एम से, इसलिए कंसिडर नहीं करते यहाँ पर, लेकिन कंजर्व हमें मोमेंटम कंजर्व हो रहा है वो प्रूफ करना है, तो यहाँ पर कंजर्व यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट्स से कि इसका भी कुछ ऐसे मास है, और ये जब ऐसा इस पे कोलाइड हुआ तो ये कुछ मूव किया होगा, एम वी से कुछ मूव, वी वेलोसिटी से कुछ मूव किया होगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी है, इनिशियल तो वॉल रेस्ट पे थी, इनिशियल जीरो थी, और फाइनल वॉल की मोमेंटम क्या होगी, वॉल के मोमेंटम अगर फाइनल देखेंगे तो एम भी इस डायरेक्शन में मूव की है, और नेगेटिव इस डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस एम भी, तो ये जो फाइनल ये हो गया है, इनिशियल अगर इनिशियल टोटल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो सिर्फ ये था, सिर्फ मॉलिक्यूल के कारण था, कितना था, माइनस m 200 cos 30 डिग्री, और फाइनल देखेंगे, फाइनल भी देखेंगे, तो फाइनल अगर एक्स डायरेक्शन मोमेंटम देखेंगे तो हमें दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, एक बॉल का और एक जो मॉलिक्यूल के कारण इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ये जो फाइनल हमने लिखा था ये मॉलिक्यूल के कारण था, प्लस m 200 cos 30 डिग्री, लेकिन वॉल के कारण भी माइनस एम वी हुआ होगा, और इसे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि माइनस एम वी, अगर ये हमारे एक्स डायरेक्शन में माइनस ये 100 √3 आ रहा था, इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो m 200 cos 30 को कैलकुलेट करोगे तो 100 - 100 √3m आएगा, और ये प्लस 100 √3m आएगा, तो ये प्लस कैसे हुआ होगा, क्योंकि ये जो अगर ये माइनस एम भी है ना, तो इसकी वैल्यू रही होगी तुम्हारी -200 √3m ही रही होगी, क्योंकि अगर तभी तुम दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस 100 √3m था, इसे जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा, -100 √3m आ जाएगा, तभी क्या होगा कि तुम्हारा वो कंजर्व हो पाएगा, ये इनिशियल हमारे की -100 √3m और फाइनल -100 √3m, तभी कंजर्व हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, और जो वॉल की फाइनल मोमेंटम होनी चाहिए वो -200 √3m होना चाहिए, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि कंजर्व ही रहेगी वो, क्यों कंजर्व रहेगी, क्योंकि हमने वॉल का जो मोमेंटम है वो जो चेंज करेगा वो भी हमने कंसिडर किया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, 200, इस यहाँ पर भी 200 था वेलोसिटी, एम तो चेंज हुई नहीं है, और फाइनल पे 200 थी वेलोसिटी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए इसका सॉल्यूशन तो इलास्टिक ही था। ओके, a pump of the ground floor of a building and pump up water to fill the tank of volume this in 15 minutes. The tank is 40 meter above the ground. ओके, तो तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से तुम्हें एक पंप के द्वारा एक टैंक पर, जो कि 40 मीटर अबव है ग्राउंड से, इसकी वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, और तुम्हें ये इस टैंक को पूरा भरना है 15 मिनट में। ओके, एफिशिएंसी दे रखी है पावर की कंज्यूम बाय द पंप। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तुमने वॉल्यूम दे रखा, ओके, टाइम, तुमने टाइम को 15 मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई करके 900 सेकंड, और हाइट दे रखी है, और एफिशिएंसी 90%, डेंसिटी ऑफ वाटर में पता 10 to 3 kg/m3, और मास ऑफ वाटर क्या करेंगे, अगेन वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कोई जरूरत है नहीं, वॉल्यूम तो हमारे पास है ही, दिस इतना ही वाटर में पंप करना ऊपर, तो वॉल्यूम दिस मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी दिस, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ वाटर, जितना मास हमें ऊपर पहुंचाना है, यहाँ से 40 मीटर ऊपर पहुंचाना है, और एक्चुअल पावर कंज्यूम बाई
कंज्यूम और आउटपुट ऑफ पावर। मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई, अगर लेट से कोई मोटर है और वो कहीं से पावर ड्रॉ कर रही है कोई इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, तो इससे अगर लेट से पावर ड्रॉ कर रही है, पावर इनपुट ड्रॉ कर रही है, तो ये जो पावर आउटपुट देगी तुम्हें, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ये होता है एफिशिएंसी। और वो ये एफिशिएंसी हमें दे रखा है कि 30%, तो मतलब 30/100 है। 3/10 मतलब 0.3 है एफिशिएंसी इसका। यहाँ पर अगेन हमने उसका यूज किया। हमें देखो इतना पावर चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इतने मास को हमें 40 मीटर ऊपर पहुंचाना है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना कन्वर्ट करना, कितना पोटेंशियल एनर्जी देना पड़ेगा। अगर कोई मास है यहाँ पर 30 × 10⁻³ का मास है और उसे हमें 40 मीटर ऊपर पहुंचाना है, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। ठीक है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी mg, और 40 मीटर ऊपर पहुंचाया तो h, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और कितने टाइम में पहुंचाया? 900 सेकेंड में पहुंचाया, तो वही हो गया पावर डिलीवर्ड। तो मतलब इतना पावर उसे टोटल लगेगा उतना 40 मीटर ऊपर पहुंचाने में, 13,070 वाट लगेगा। ओके। और इतना पावर चाहिए, और इतना पावर चाहिए कि इतने पावर लेने के लिए हमें पावर इनपुट कितना देना पड़ेगा? अगेन पावर इनपुट तो हमें लाइक उससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पावर आउटपुट हमेशा सिर्फ 30% को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर पावर आउटपुट हमें मिल गया, पावर इनपुट निकालना है, और एफिशिएंसी पता है, ये एफिशिएंसी 0.3। पावर आउटपुट में हम डालेंगे ये वाली वैल्यू, एफिशिएंसी पता है हमें, एफिशिएंसी पता ही है, और पावर इनपुट निकालना है। तो पावर इनपुट क्या आ जाएगा, कितना पावर चाहिए हमें, वही पूछा ना। हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, इक्वल्स पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय 0.3। ओके, ये आ गया आंसर। यहाँ पर तुम पावर आउटपुट की वैल्यू डाल दो, ये वाली, ये डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 43,500। देखो कितना ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा, 43,567 वाट, मतलब 43.656 किलोवाट। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्टिकल बॉल bearings in contact with it less stable are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v। ओके, तो यहाँ पर सिंपल तुम्हें क्या करना है कि बताना है कि ये जो अगर केस था, ऐसा एक बॉल था m मास का, ये तीनों बॉल के मास m है, और ये अगर ऐसे आकर v वेलोसिटी से ये दोनों बॉल ऐसे एक दूसरे से साथ रखी हुई थी, इस पे आके टकराती है, तो कौन सा कंडीशन होगा, फाइनल कंडीशन कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अगर हम इसका एनर्जी देखेंगे, इनिशियल एनर्जी क्या था? हाफ mv²। और यहाँ पर दे रखा है कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी से कंजर्व होगी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी? ये इसका वेलोसिटी 0 दे रखा है, तो मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। यहाँ पर क्या है? हाफ हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2m, क्योंकि दोनों मास मूव करने लगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 2m, दोनों मास m+m कर दिया, और v/2 से मूव करी तो v/2 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करोगे तो हाफ 1/4 mv² आ गया, तो ये गलत हो गया क्योंकि हाफ mv² चाहिए हमें। और थर्ड केस में देखोगे तो क्या है? हाफ, यहाँ पर तीनों मास मूव करिए तो 3m, और कितने वेलोसिटी से मूव करिए? v/3, तो v/3 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करोगे तो 1/6 mv² आ गया, तो ये भी गलत है। और ये सेकंड केस देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बॉल मूव कर रही तो हाफ m, और v से मूव करी तो v², हाफ mv²। ये आगे इनिशियल के बराबर, तो मतलब ये वाला करेक्ट है। ओके, 17th क्वेश्चन। द बॉब ई ऑफ अ पेंडुलम released signet, the bob A of the pendulum released with according to the vertical depths, total bob B of the same mass at rest the tables.
ओके, ये एक बॉब थी, इस पे आके टकराती है, ठीक है। तुमसे पूछा है कि हाउ डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मास अगर एम था, इसका ये मास एम था, इसका ये मास एम था, तो अगर लीनियर मोमेंटम देखेंगे जब टकराएगी तो टकराएगी कैसे, ये बॉल ए ऐसे आके कुछ ऐसे, इसका स्ट्रिंग कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे आके इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे पुश मारेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश मारेगी, मतलब इस पे अगर देखिए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग टेंशन लगा रही है वो तो 90 डिग्री पे लगा रही है, तो 90 डिग्री पे लगाई तो स्प्रिंग टेंशन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस पे जीरो, मतलब जीरो ही लग रही है, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रही है, तो मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रही उस पे, जो भी लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर ही सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, तो लेट्स से इसका कोई वेलोसिटी v था जब पुश किया होगा, लेट्स से इसका कुछ वेलोसिटी यहाँ पर ऐसा जब इसने पुश किया होगा तो वेलोसिटी v था, इनिशियल वेलोसिटी v थी, इनिशियल मोमेंटम mv हो गई, तो फाइनल मोमेंटम भी यही होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंजर्व है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, जो भी फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, mv होगी इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम भी यही होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम अब ये होने के लिए तो m, तो अब देखो ये तो ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं कि अ, जब कॉलिजन होगा उसके बाद ये दोनों चिपक जाएंगे, चिपकेंगे तो नहीं, ये अलग ही मूव करेंगे, तो एम ही मूव करेगा बस, मतलब एम मूव करेगा तो मतलब यही वाला मूव कर पाएगा, क्योंकि ये इससे आके पुश कर रहा है, तो ये वाला तो ऑफकोर्स मूव करेगा, तो ये वाला मूव करेगा, पूरे मोमेंटम से मूव कर जाएगा वी, तो सारे का सारा मोमेंटम इस पे ट्रांसफर हो जा रहा है, अगर इस पे सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ऐसे आके रेस्ट पे हो जाएगा, मतलब इससे इसने पूछा कि कितना हाई राइज करेगा, मतलब कुछ राइज करेगा नहीं, जीरो राइज करेगा ये, ओके। द पावर ऑफ अ पेंडुलम released इसमें released from origin the position at the length of the pendulum is this it or is this the ball rise the balloon कितने, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हिंज है और एक बॉल को यहाँ से ऐसा ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप करोगे तो इस तरह वेलोसिटी आएगी, और इस तरह कुछ मूव कर करके ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ये 1.5 दे रखा है, ये भी 1.5 है, और ये रेस्ट से तुम्हें छोड़ा गया है, ओके। तो जब ये यहाँ से लेट से अगर इसे रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो यहाँ पर ये कितनी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये हमारे पास हाइट है, और mg कर दोगे, mgh, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ से जो ये रेफरेंस पॉइंट पे आएगी, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो सारा इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पर, जब इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, तो जो भी हाफ mv स्क्वायर है वो सारा का सारा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी से आया होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज करा है, 5% पोटेंशियल एनर्जी इसने यहाँ से यहाँ पर आने में लूज कर दिया है, मतलब जो भी ये mgh के बराबर तो नहीं होगा, mgh से तुम 5% हटा दो, मतलब अगर mgh से 5% हटाओगे तो 95% बचेगी, तो 95% ऑफ mgh यहाँ पर लिखा है, 95% ऑफ mgh, 95% मतलब 95/100, तो हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगी, 95% ऑफ mgh, और यहाँ से बस तुम v को कैलकुलेट कर सकते हो, m इधर रख दो, हाफ वगैरह इधर रख दो, m तो कैंसिल ही हो जाएंगे, h तुम्हें पता है 1.5, g की वैल्यू 9.8 डाल दो, यहाँ से कैलकुलेट करके 5.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर इसका। Okay, a trolley of mass 300 kg carrying a sand bag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km per hour on a frictionless track. Okay. After a while, sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.0. Okay, ये बस leak हो रहा है. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? Okay. तो अगर ये एक ट्रॉली है, इसमें से एक सैंड बैग रखा है, और इस सैंड बैग ऐसा है कुछ, और इस सैंड बैग में एक होल है, उससे बस सैंड ऐसे लीक हो रही है,
ठीक है, ये बस लीक हो गई। अगर ये कुछ वेलोसिटी से जा रही होती है फिर तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां पर हमें वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, dm/dt वगैरह लगाना पड़ता है, वो रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब लगाना पड़ता है। ठीक है, ये बस ऐसे ये ऐसे नीचे गिर रही है। अगर ऐसे नीचे गिर रही है, कुछ वेलोसिटी से नहीं गिर रही है, तो कुछ उस पे कुछ मोमेंटम में तो चेंज आ ही नहीं रहा, कुछ मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम रहेगी। तो 27 किलोमीटर से ही मूव करते रहेगी वो। आंसर इसका वही 27 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करती रहेगी। ओके, a body of mass travels in a straight line with velocity this, where is this? Okay, acceleration meter. What is the work done by the net force during this displacement from here to here? ओके, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है और तुमसे पूछा कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन क्या होगा के लिए हम लोग सिंपल वो वाला थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें के फाइनल माइनस के इनिशियल करना पड़ेगा, तो ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो के फाइनल क्या होगा, ये हाफ एम वी, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे वही के इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये हमारे पास ये वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे बस हमें वो डालना है, एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो डालो यहाँ पे, जीरो का पावर कुछ भी करो वो जीरो ही होगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास जीरो होगी। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 डालो, 2 की पावर 3/2, और ए की वैल्यू 5 दे रखी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 डाल दिया, ये होगी फाइनल वेलोसिटी। और इसका हमें अब मतलब अब अगर हमें यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, यहाँ पर ये तो जीरो होगी, तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बस काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन हो गया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे, एम हमारे पास पता है 0.5 kg, यहाँ पर डालोगे, वी ये है यहाँ पर डालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क डन। ये कहाँ से आया, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से आया। ठीक है, ये हो गया। प्लेट्स ऑफ triangle shape out a circle area of area E. So wind flows at a velocity v perpendicular to this circle. Okay. What is the mass of the air passing through the region time t? Okay. जो पूछा है। ओके, तो ये इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या है कि एक विंडमिल है, ऐसा कुछ है, इस पे एयर ऐसा परपेंडिकुलर लग रही है, और इसका जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया में ये घूम रहा है वो एरिया ए है। इस पे एयर वी वेलोसिटी से ऐसे इस पे एयर परपेंडिकुलर जा रही हूँ वी वेलोसिटी से। सबसे पहले पूछा है कि मास ऑफ द एयर पासिंग इन टाइम टी, तो मास ऑफ एयर इन टाइम टी कितना हो जाएगा, इतना एयर तो तुम्हारा इस एरिया से जा रही है, तो वॉल्यूम की मतलब टाइम टी पे ये कितना एयर ट्रेवल कर जाएगी, वी टी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। एस इक्वल्स टू यू टी होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टी टाइम में तो वी टी ये डिस्टेंस कवर कर जाएगी, मतलब कुछ इतना डिस्टेंस कवर कर जाएगी ये लेट से। और ये आ गया हमारे पास ये वाला, मतलब ये सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना, वही ए का वॉल्यूम कितना पास हो रहा है वही आ जाएगा, और एरिया में पता है तो ए वी टी आ गया हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू दिस 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 एरिया इन टाइम टी, ए वी टी आ गया हमारे पास, ये पर सेकंड ए वी आ गया, और टाइम टी में ए वी टी आ जाएगा। और तुमसे पूछा है मास पूछा है, तो वॉल्यूम अगर मिल गया तो वॉल्यूम भी मास क्या होता है, वॉल्यूम मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ एयर दे तो नहीं रखा, पर डेंसिटी ऑफ एयर हमें पता है रो होता है, मतलब रो। ओके, तो इस क्वेश्चन से डेंसिटी ऑफ एयर हमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो लेते हैं अभी के लिए। तो मास हमारे पास आ गया वी मल्टीप्लाइड बाय रो, और ए वी टाइम टी के लिए ए वी टी हमारा हो गया वॉल्यूम हो गया टाइम टी में, और उस पर रो से मल्टीप्लाई कर दो,
तो बस AV ρT आ गया। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू दिस एरिया इन टाइम t। ओके, बी क्वेश्चन पूछा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगेन हाफ mv² का लगाएंगे फॉर्मूला, और मास हमने निकाल लिया था AV ρT, ये डाला यहाँ पर AV ρT, और v² है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये v मल्टीप्लाई हो जाएगा, v³ हो जाएगा। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर पासिंग थ्रू दिस इन टाइम t, ठीक है। टाइम t में काइनेटिक एनर्जी आया ये। Assume that the windmill converts 25% of the energy into electrical energy. Okay. ओके, तो बस ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका 25% को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बजा रही है, तो काफी सिंपल है। तो बस ये जो एनर्जी आया है, इससे हम इसका हमें 25% निकालना, 25% निकालने के लिए 25/100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कन्वर्ट हुआ। बस सारे वैल्यू डाल दो, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ डाल दे रखी है, वी डाल दो, और रो की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है 1.2, ये भी डाल दो, रो की वैल्यू भी डाल दो, वी की वैल्यू यहाँ से 36 डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, एरिया डाल दो 30, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी का 25% कन्वर्ट होकर आया है, ये आ गया इलेक्ट्रिकल पावर। A person trying to lose weight lifts a certain kg, 1000 tons। ओके, तो एक पर्सन है जो कि मास वो 10 kg मास लूज करना चाहता है। वो कैसे लूज करना सकता है? वेट को लिफ्ट करके, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक वेट को उठाता है और नीचे रखता है टोटल 1000 टाइम्स, और वो 0.5 मीटर तक उठाता है, मतलब एक वेट है, उससे वो 0.5 मीटर तक उठाता है और फिर नीचे रख देता है, ठीक है। ये 0.5 है। तो कुछ एनर्जी हमेशा, हर बार कुछ एनर्जी उससे उस पर्सन से निकलती है, और वो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वो फैट के थ्रू आ रही है वो एनर्जी, मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा फैट कम हो रहा है। ओके, तो ग्रेविटेशनल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे उसने कितना वर्क किया, तो यहाँ पर मास वगैरह है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh, उसने एक बार में mgh, अगर ये एक बार में ये mgh जा रहा है, तो एक बार का mgh वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करी होगी, और उसने ऐसा 1000 बार किया, तो ये हो गया, m तुम्हारा 10 है, 9.8 g है, और h तुम्हारा 0.5 है, और उसने 1000 बार किया, तो ये वर्क डन हो गया टोटल तुम्हारा इतना। ये हो गया कितना वर्क डन किया उसने ग्रेविटेशनल, टोटल कितना वर्क डन किया ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, इतना क्या, क्योंकि जब उसने उठाया होगा तभी बस वर्क किया होगा, जब नीचे रखा होगा तब तो ग्रेविटेशन के अलोंग ही जा रही है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट तो यहाँ पे जा रही है, तो इसने बस इतना वर्क किया, 49,000 जूल वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। पहला एक का आंसर आ गया, एट सप्लाइज दिस। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा कि एक 1 किलोग्राम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फैट से कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 डिसिपेट हो रहा है, और वो तुम्हारा 20% एफिशिएंसी से तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो लिखा है 1 kg ऑफ फैट से तुम्हारा इतना डिसिपेट हो रहा है, और वो इतना टोटल एनर्जी डिफरेंस डिसिपेट हो रहा है, और वो मैकेनिकल एनर्जी कितना डिसिपेट होगा, वो 20% एफिशिएंसी से हो रहा है, मतलब 20/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी इतना डिसिपेट हो रहा है, 0.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। और तुमसे पूछा है कि हाउ मच फैट डिड द डाइटर यूज, मतलब उसने अगर 1000 बार उस मास को उठाया, तो उसने उसमें कितना कितना एनर्जी लूज कर पाया, कितना एनर्जी उसने यूज किया, फैट एनर्जी का जो एनर्जी था। तो अगेन यहाँ पर सिंपली हमें ओके 1 kg, सिंपली इतना इतना एनर्जी उसने यूज किया था टोटल, और हाँ 1 kg से इतना डिसिपेट हो रहा है, और इतना उसने यूज किया था टोटल,
फैट यूज, इतना उसने वर्क किया था ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, तो उसने फैट यूज कितना किया, 1 kg से इतना हो रहा है, तो 1/0.76, 1/0.76 यहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई 49,000, ये 49,000 ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, तो ये आ गया फैट यूज्ड बाय द डाइटर। ओके, 6.5। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फैमिली यूजेस द 8 किलोवाट ऑफ पावर energy incident on the horizontal surface of an average rate of this. Okay, okay, let's say एक फैमिली है, उनके जो रूफ है उसका एरिया ए है। ओके, एरिया है ए है, तो जो सोलर एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है वो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर से, एवरेज रेट उसका 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसकी सोलर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो 200 ए, उस पर टोटल जो 200 ए जो है वो टोटल, अगर अगर पर मीटर स्क्वायर 200 इंसिडेंट हो रही है, तो टोटल ए एरिया पे कितना इंसिडेंट होगा, 200 ए, और वो 20% इफिशियंसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रही है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20 बाई 100 करोगे यहाँ पर, 200 ए मल्टीप्लाइड बाय 20/100, वो हो गई इतना, ये तुम्हारा मतलब ये इतना इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो पा रहा है। ये था तुम्हारा टोटल सोलर एनर्जी कितना आ रहा था सन के थ्रू, और उसे 20 एफिशिएंसी, उसके 20% एफिशिएंसी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हमने 20/100 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये टोटल इक्वल्स टू 8 किलोवाट, क्योंकि 8 किलोवाट को फैमिली यूज कर रही है। ठीक है, 8 किलोवाट से हमने इक्वल्स टू कर दिया इसे, तो यहाँ से हमारे पास 8 किलोवाट 8,000 होता है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस फैमिली को अगर अपना पूरा काम सोलर एनर्जी के थ्रू चलाना है, तो वो फैमिली तो पावर उनको चाहिए 8 किलोवाट चाहिए, और उस 8 किलोवाट को उन्हें सोलर एनर्जी के थ्रू जनरेट करने के लिए यहाँ पर उनका एरिया होना चाहिए 200 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। उनके साथ सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। बाकी इस चैप्टर में तो मेन पॉइंट्स वही है तुम्हारा, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, और लीनियर मोमेंटम है, और कोलिजन्स का है। कोलिजन्स में क्या, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। नॉन नॉन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शायद काइनेटिक थ्योरी, उसमें मिलेंगे।